तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है नेशनल इनकम, उसका क्विक रीकैप, टॉपिक वाइज टॉपिक, फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले मैं इसमें आता हूँ एक टॉपिक पे जहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी, वो था गुड्स को लेकर। गुड्स को हम एक्सपेंडिचर के नाम से भी ऐसा पुकार लेते हैं कि भाई अगर हमने कोई गुड खरीदा है तो एक तरह से हमने कोई खर्चा भी करा है। तो गुड्स के कैटेगराइजेशन क्या होते हैं उसको समझते हैं। गुड्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, एक को बोलते हैं फाइनल गुड और एक को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड जो होता है वो भी अपने आप में दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं कंज्यूमर गुड और एक को बोलते हैं कैपिटल गुड। तो पहले अगर मैं फाइनल और इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी दूं थोड़ा थोड़ा, तो फाइनल का मतलब तो ये होता है कि जो या तो कंज्यूमर खरीद रहा होता है अपने फुल एंड फाइनल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो इसीलिए उसको तो नाम दे दिया हमने कंज्यूमर गुड, जिसके अंदर ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे उसने टीवी खरीदा, कार खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी। या उसके अंदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं उसने ब्रेड खरीदा, अंडा खरीदा या कुछ ऐसी चीज़ें जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी होती है कैपिटल गुड, यानी कि अगर कई बार प्रोड्यूसर कुछ खरीदता है अपने लॉन्ग टर्म के लिए या फर्दर गुड्स को बनाने के लिए, जैसे उसने मशीन खरीद ली या उसने बड़े बड़े कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लिए या उसने कुछ प्लांट खरीद लिया, तो इस तरह की चीज़ें अगर प्रोड्यूसर खरीदता है तो उसको फिर हम फाइनल गुड कहते हैं, यानी कि वो बन जाते हैं कैपिटल गुड। लेकिन कई बार प्रोड्यूसर ही कुछ ऐसी चीज़ें खरीदता है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, विच ट्रांसफॉर्म्स देमसेल्व्स, जो अपने आप को क्या कर लेती हैं, अपना रूप रंग बदल लेती हैं। या फिर जिसे प्रोड्यूसर खरीदता है रीसेल करने के लिए कि भाई मैंने अभी खरीद लिया, मैं मोबाइल डीलर हूँ, मैंने मोबाइल खरीदा है, बेच दूंगा। या मैं फर्नीचर डीलर हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा अभी बेच दूंगा। तो अगर मैं कुछ रीसेल करने के लिए खरीदता हूँ तो उसको भी मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट गुड। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि प्रोड्यूसर क्या क्या खरीद रहा है, तो वहीं से एक टर्म बन गई प्रोड्यूसर गुड्स की। तो प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर अगर आप ध्यान से गौर करो तो इंटरमीडिएट गुड्स भी आते हैं क्योंकि वो भी प्रोड्यूसर ही खरीदता है, और उसके अंदर कैपिटल गुड भी आते हैं क्योंकि वो भी प्रोड्यूसर ही खरीद रहा है। तो प्रोड्यूसर गुड्स एक थोड़ा सा वाइडर टर्म हो गया जो कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड को बनाकर मल जाता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले गुड्स का जो हमें पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, दूसरा हम डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है या नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, वो इसी में कवर हो जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये होता है कि हमने टोटल कितना कैपिटल एडिशन करा है या हमने टोटल एडिशन कितना करा है अपने स्टॉक में। तो मैंने इसका एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि जैसे मान लो आपने एक टेबल खरीदी, तो ये पूरी की पूरी जो टेबल है इसकी वैल्यू को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन कई बार जब पूरे साल भर आप इसको इस्तेमाल करोगे या इस इन्वेस्टमेंट को, जो भी आपने पैसा निवेश करा बिजनेस के अंदर, उसको इस्तेमाल करोगे, तो इस्तेमाल करने के बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और बच जाती है जिसको हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो टेबल आपने खरीदी थी, हो सकता है ये टेबल थोड़ा सा टूट गई हो या इस्तेमाल हो गई हो, इनफैक्ट यानी कि यूटिलाइज हो गई हो, तो इसको फिर हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसी से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू में डिफरेंस होता है हम उसे कहते हैं इट इज नथिंग बट डेप्रीसिएशन ओनली। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, डेप्रीसिएशन बोल देते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी मान लेते हैं ये पूरी वैल्यू थी 100 रुपये, नेट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं ये वैल्यू थी 95 रुपये टेबल की, तो दैट मीन्स जो 5 रुपये डिनोट हो रहा है वो एक प्रकार से डेप्रीसिएशन डिनोट हो रहा है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस, नेट और डेप्रीसिएशन का। इसके अलावा आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हो, वो होती हैं कि फैक्टर सर्विसेज किसे बोलते हैं। फैक्टर सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई भी चीज बनानी है, कोई भी प्रोडक्शन करना है किसी भी सामान का, किसी भी गुड का,
तो उसको बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको सबसे पहले ज़मीन चाहिए, उसके बाद मज़दूर चाहिए, उसके बाद पैसा चाहिए और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन तीनों को अच्छे से संभाल सके। तो माना जाता है इन चारों को हम कहते हैं फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर सर्विसेज। इसके अलावा भी वैसे हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए, जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल, लेकिन वो फैक्टर इनपुट के अंदर काउंट नहीं होता। उसको माना जाता है कि ये तो एक नॉन फैक्टर इनपुट है, तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी आपको ज़्यादा नहीं दी जाती। आपको सिर्फ फैक्टर इनपुट्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हम ये मानते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब बात आती है कि भाई जो आदमी आपको लैंड दे रहा है, जो आदमी आपको लेबर दे रहा है, जो आदमी आपको कैपिटल दे रहा है, जो आदमी आपको एंटरप्रेन्योर दे रहा है, वो बदले में क्या लेगा? तो लैंड वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तो बदले में रेंट लूंगा, लेबर वाला व्यक्ति कहता है मैं बदले में वेजेस लूंगा, कैपिटल वाला व्यक्ति कहता है मैं बदले में इंटरेस्ट लूंगा और एंटरप्रेन्योर वाला व्यक्ति कहता है मैं बदले में प्रॉफिट लूंगा। तो इन चारों को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज को हमने बदले में पे करी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आप पढ़ते हो। तो फैक्टर सर्विस क्या होती हैं और फैक्टर इनकम क्या होती हैं। अब इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो हम पढ़ते हैं, वो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो ये प्रूफ कर देता है कि इनकम जो है वो एक सेक्टर से दूसरे और दूसरे से फिर वापस से पहले के पास घूमती रहती है। कैसे सर, फटाफट हमको बताइए। तो हम मानते हैं कि हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक है हाउस होल्ड्स और दूसरे हैं फर्म्स। तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स जो हैं वो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में फर्म्स उन्हें फैक्टर पेमेंट्स दे देती हैं, जो आपने अभी अभी पढ़ा, यानी बदले में उन्हें मिल जाती हैं फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। जब फर्म्स के पास ये फैक्टर सर्विसेज आती हैं तो वो इसकी मदद से क्या बनाते हैं? गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। तो वो गुड्स और सर्विसेज किसे बेच देते हैं? वो गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स को बेच देते हैं। तो बेसिकली सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड्स को बेचते हैं और हाउस होल्ड से कहते हैं बदले में आप हमें अब पैसे दे दीजिए इस बात के। तो बदले में हाउस होल्ड जो होता है वो पैसे दे देता है। पैसे को अंग्रेजी में लिखते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा। तो इस तरह से अगर आप येलो वाले एरो को देखो तो येलो वाले एरो में पहले तो फैक्टर पेमेंट्स फर्म से हाउस होल्ड्स के पास गई और फिर वापस से हाउस होल्ड से फर्म्स के पास आ गई। तो ये जो येलो एरो है ये एक तरह से मनी के सर्कुलर फ्लो को डिनोट कर रहा है कि पैसा पहले फर्म से हाउस होल्ड्स के पास गया और फिर वापस से हाउस होल्ड से फर्म्स के पास आ गया। तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें जो ये पीली चक्री आप देख रहे हो जिसमें पैसा घूम रहा है, इस पीली चक्री को कहते हैं मनी फ्लो, क्योंकि ये इसमें पैसों का फ्लो हो रहा है। और जो आप आउटर सर्कल देख रहे हो सफेद रंग वाला, उसमें पैसे का मूवमेंट नहीं हो रहा, उसमें एक रियल मूवमेंट, चीजों का मूवमेंट हो रहा है। या तो फैक्टर सर्विसेज घूम रही हैं या गुड्स और सर्विसेज घूम रहे हैं। तो इस सफेद चक्रे को कह देते हैं रियल फ्लो। तो ये होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इसके बाद फिर आप पढ़ते हो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, वो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इनफैक्ट अगर उसको और रिफाइन करके बोलूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको ये सिखाती है कि बचपन में जो आपने देखा था कि भाई हाँ हमारा एक प्यारा सा भारत देश जो है उसकी एक जोग्राफिकल बाउंड्री है, तो हम तो समझते थे कि बस यही हमारी बाउंड्री है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी टेरिटरी ये तो है ही है, इसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ों को अपनी टेरिटरी मानते हैं जो हमें याद होनी चाहिए। क्या? जैसे कुछ समुद्री पानी यानी टेरिटोरियल वाटर्स वो हमारी टेरिटरी माना जाता है। इसके अलावा हमारा जो एयर स्पेस है यानी लैंड के ऊपर जो हवा है वो भी हमारी ही कुछ मानी जाती है, एयर स्पेस। इसके अलावा अगर हमने किसी दूसरी कंट्री में कोई अपना डिफेंस बेस लगा रखा है
तो वो भी हमारी ही टेरिटरी मानी जाती है। इसके अलावा समुद्री पानी में बहुत बड़े बड़े नेचुरल गैस और ऑयल के टंके यानी कंटेनर्स होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में रिग्स कहा जाता है, ये भी हमारी टेरिटरी होती है। इसके अलावा यहाँ समुद्री पानी में हमारे छोटे छोटे वेसल्स या मछुआरे अपनी नाव चला रहे होते हैं, तो वो नाव भी हमारी ही टेरिटरी होती है। इसके अलावा हमारे हवाई जहाज जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उड़ रहे हैं, वो सारे हवाई जहाज भी हमारी ही टेरिटरी होते हैं। और तो और जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर, कनाडा में, यूएसए में, जापान में, सिंगापुर में, फलाना ढिमकाना, सारी दुनिया के अंदर जहां भी हमारी इंडियन एम्बेसी है वो भी हमारी टेरिटरी मानी जाती है। हाँ, एक एक्सक्लूजन जरूर है। हमारे देश में आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग देशों की भी फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, जैसे यूएस की एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी, सिंगापुर की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी। तो जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हमारे देश के अंदर हैं, उन्हें हम अपनी टेरिटरी नहीं मानते। तो अगर कोई भी इनकम हमारी टेरिटरी पर जनरेट हुई है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर कोई भी इनकम हमारी टेरिटरी पर जनरेट नहीं हुई है तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो ये होता है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी का। फिर आते हैं नेक्स्ट, एक और टॉपिक छोटा सा हमने पढ़ा होता है, पॉइंट नंबर 6। इस टॉपिक का नाम होता है मेनली तो रेसिडेंट। रेसिडेंट कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जब बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट की या नेशनल इनकम कह लो, तो हम ये देखते हैं कि क्या वो इनकम किसी रेसिडेंट ने अर्न करी है या नहीं। तो इसीलिए हम रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से पढ़ते हैं। रेसिडेंट किसे माना जाता है? जो आम तौर पे एक या एक से ज़्यादा साल किसी कंट्री में गुजार रहा हो, रह रहा हो, और साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा हो, तभी वो उस कंट्री का रेसिडेंट माना जाता है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो वहीं पे कमा रहा है, मेजॉरिटी वहीं पे खा रहा है, वहीं खर्च कर रहा है, वहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, तो इसका मतलब ये उस देश का रेसिडेंट माना जाएगा। इसमें कुछ बड़े कॉमन सेंस वाले एक्सेप्शंस हैं, जैसे बाहर से टूरिस्ट्स यहाँ घूमने आते हैं, वो यहाँ के रेसिडेंट नहीं है। बाहर से कोई क्रिकेटर यहाँ खेलने आता है, वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। बाहर से कोई पेशेंट यहाँ इलाज कराने आता है, वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है। बाहर से और कोई इस तरह का व्यक्ति आता है, गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, किसी विदेशी एम्बेसी का अफसर आता है, वो लोग यहाँ के रेसिडेंट नहीं माने जाते। तो यहाँ का रेसिडेंट सिर्फ कौन माना जाता है? जो 1 साल से या तो ज़्यादा रह रहा है और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा हो। और मज़ेदार पॉइंट ये है कि ये रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हम इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई करते हैं, रामू, शामू, गोपाल, गोपी, सोनू। और ये रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हम कंपनीज पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंपनीज भी रेसिडेंट हो सकती हैं या नॉन रेसिडेंट हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो इंडियन रेसिडेंट मानी जाएगी, लेकिन अगर मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, तो वो यहाँ की रेसिडेंट नहीं मानी जाएंगी। तो ये रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल्स पर भी और कंपनियों पर भी, दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, वो होता है जीडीपी रियल वाला और जीडीपी नॉमिनल वाला। तो ये क्या चक्कर होता है? जीडीपी रियल और जीडीपी नॉमिनल का मतलब ये होता है, रियल जीडीपी कहता है कि हम जो प्राइजेस लेते हैं वो किसी एक बेस ईयर के लेंगे, लेकिन नॉमिनल जीडीपी कहता है कि हम जो प्राइजेस लेंगे वो करंट ईयर के ही लेंगे। तो इसमें एक क्या दिक्कत हो जाती है नॉमिनल वाले में, क्योंकि ये नॉमिनल वाला ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, कि कई बार हमारी अगर क्वांटिटी तो कम बनी हुई होती है, मान लेते हैं ईयर 2000 में हमारी क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स की, और ईयर 2020 में हमारी क्वांटिटी घटकर हो गई सिर्फ 90 यूनिट्स की, तो एक्चुअल में तो हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है। पर अगर मैं प्राइजेस की बात करूं
तो हो सकता है ईयर 2000 में हमारा प्राइस हुआ करता था 10 रुपए, जो आज बढ़कर हो गया 20 रुपए। तो जब मैं क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ईयर 2000 में तो मेरा जीडीपी आएगा 1000, जबकि ईयर 2020 में मेरा जीडीपी आएगा 1800। तो हो सकता है जीडीपी की वैल्यू तो 1000 से बढ़कर 1800 हो रही है, तो देखने में तो लगेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, पर ट्रू पिक्चर ये है कि हमारी प्रोडक्शन जो हुई, हमारी क्वांटिटी जो हुई है, उसमें गिरावट हुई है। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो प्राइजेस के बढ़ने की वजह से ज़्यादा आंसर दिखा देता है, तो इसीलिए वो एक ट्रू पिक्चर हमको कभी भी नहीं बताता। लेकिन अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, यानी जो कांस्टेंट ईयर के प्राइजेस लेता है, वो ये कहता है कि आपने जिस ईयर में जितनी भी क्वांटिटी बनाई है, हम सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करेंगे और आपका प्राइस जो होगा वो किसी भी एक बेस ईयर का ही लिया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं ईयर 2000 हमारा बेस ईयर था, जिस साल प्राइजेस थे 10 रुपए, तो रियल जीडीपी निकालते समय हम दोनों ही वर्षों में 10 रुपए से ही मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालेंगे। तो ईयर 2000 का जीडीपी 1000 और ईयर 2020 का जीडीपी 900 आएगा। तो रियल जीडीपी जो होता है वो एक ट्रू पिक्चर दिखाता है, वो दिखाएगा कि जीडीपी में गिरावट आई है क्योंकि हमारी क्वांटिटी में गिरावट आई है। तो रियल जीडीपी जो होता है वो एक बेहतर मेजर होता है वेलफेयर का एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपका एक सब कॉन्सेप्ट छोटा सा बना दिया गया है, जिसे बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये कहता है कि हम पहले नॉमिनल जीडीपी का आंसर निकालेंगे, फिर हम उसको रियल जीडीपी के आंसर से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये हम इंडेक्स नंबर की तरह निकाल रहे होते हैं। तो दिस बिकम्स योर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कहता है कि कई बार हमें फैक्टर इनकम मिलती है विदेशों से, यानी फॉरेन में हमारे कुछ रेसिडेंट्स रहते हैं जो वहाँ से फैक्टर इनकम कमा के हमारे देश में ले आते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इसी तरह हमारे देश में भी कुछ नॉन रेसिडेंट्स यानी फॉरेनर्स रहते हैं जो यहाँ से इनकम कमाकर अपने देश ले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जितनी इनकम हमें विदेशों से मिली और जितनी इनकम हमने अपने देश से विदेशों में भेज दी, इसके डिफरेंस को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम नेशनल प्रोडक्ट, यानी जिसमें मैंने रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा था, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा था, उसके डिफरेंस को अगर हम निकालते हैं तो वो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दर्शा रहा होता है। तो NFIA का इस्तेमाल हमको कहाँ करना पड़ता है? जब हम नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को निकालने की बातें कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स में। इसी तरह सेम वे एक टॉपिक आप पढ़ते हो, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाते हो तो उसको बनाने की एक कॉस्ट आती है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे ही कोई प्रोडक्ट बनता है तो बनने के बाद सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, उस टैक्स को आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू जुड़ जाती है और फिर उसे बाजार में बेचा जाता है, तो दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जिसको बनाने में आपकी कोई कॉस्ट आई, पर सरकार आपको कहती है कि हम आपको इसके बदले में कुछ सब्सिडीज दे देंगे, यानी आपको कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे, तो वो हमारी कॉस्ट को कम कर देता है और फिर हम उसको बाजार में बेच देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो अगर मैं इन दोनों बिंदियों को इकट्ठा करके एक क्रक्स लिखूं, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी विल बिकम मार्केट प्राइस। और इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को क्लब कर देते हैं और इनके नेट डिफरेंस को एक टर्म दे देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अल्टीमेट फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाता है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस।
तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप आगे न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल कर लेते हो। फिर आता है इसके बाद सबसे मजेदार टॉपिक जो आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन यानी कि एक नेशनल इनकम एग्रीगेट से अगर आपको किसी दूसरे नेशनल इनकम एग्रीगेट पर जाना हो तो आप कैसे जा सकते हो। उसके लिए बस आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी नेशनल इनकम एग्रीगेट तीन बातों से मिलाकर ही बनाया जाता है। पहली बात जो होती है वो होती है या तो ग्रॉस या नेट। दूसरी बात जो होती है वो होती है या तो नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तीसरी बात जो होती है वो होती है या तो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो आप किसी को भी कैसे निकाल सकते हो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रीसिएशन, और नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, यानी किसी भी नेशनल इनकम एग्रीगेट से किसी दूसरे नेशनल इनकम एग्रीगेट को निकाल सकते हो। तीन बातें यहाँ पे सावधानी वाली आपको ध्यान रखनी है कि डेप्रीसिएशन को घर में प्यार से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अगर एनएफआईए की वैल्यू ना दे रखी हो तो आप उसकी वैल्यू को फीफा माइनस फीटा करके भी निकाल सकते हो, और इसी प्रकार अगर आपको एनआईटी की वैल्यू भी ना दे रखी हो तो उसकी वैल्यू भी आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकाल सकते हो। तो दिस इज द बेसिक कन्वर्जन कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेनली आप ये चैप्टर पढ़ते इसलिए हो कि ताकि आप देश की इनकम निकाल सको, यानी कि नेशनल इनकम निकाल सको। तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए आपको पढ़ाए जाते हैं बच्चों तीन मेथड्स। सबसे पहला मेथड होता है वो होता है वैल्यू एडिड या प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडिड मेथड हमसे ये कहता है कि हम अपनी इकोनॉमी को पहले तीन हिस्सों में बांट लेंगे। प्राइमरी सेक्टर अलग कर देंगे, सेकेंडरी सेक्टर अलग कर देंगे, टर्शरी सेक्टर अलग कर देंगे। हर सेक्टर के अंदर हम निकालते हैं वैल्यू एडिड। क्या निकालते हैं हम? वैल्यू एडिड। तो वो वैल्यू एडिड हम कैसे निकालते हैं? हर सेक्टर में हम देखते हैं कि उस सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, और उसमें से हम उस सेक्टर का या उस फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं। अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो भी फर्म सेल कर रही है, यानी कि सामान बेच रही है, और जो भी उस फर्म का स्टॉक में परिवर्तन है यानी चेंज इन स्टॉक है, हम उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। उन दोनों को ऐड करके हमें पता लग जाता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा। अब बात करूं पहले सेल्स की अगर, तो सेल्स के अंदर एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि सेल्स एक वाइडर टर्म है, जिसमें हम हो सकता है हाउस होल्ड्स को सेल कर रहे हों, जिसमें हो सकता है हम गवर्नमेंट को सेल कर रहे हों, जिसमें हो सकता है हम फर्म्स को सेल कर रहे हों, और जिसमें हो सकता है हम विदेशों में सेल कर रहे हों, तो यानी कि एक्सपोर्ट्स। हर प्रकार की सेल्स के अंदर आ जाती है। बात करें चेंज इन स्टॉक की, तो चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसे घर में प्यार से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल सकते हो। आपको सेल्स को लेना है और चेंज इन स्टॉक को लेना है, दोनों को जोड़ देना है। बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब मेनली ये होता है कि आप कोई नॉन फैक्टर इनपुट खरीद रहे हो, यानी कि सिंपल देसी भाषा में कहूं तो आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो। अब रॉ मटेरियल्स जो खरीदे जाते हैं वो हो सकता है आपने किसी हाउस होल्ड से खरीदे हों, या हो सकता है आपने किसी सरकारी अफसर से खरीदे हों, या हो सकता है आपने किसी फर्म से खरीदे हों, हो सकता है आपने विदेशों से खरीदे हों। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी ही चीज़ें परचेज के अंदर आ जाती हैं। लेकिन ट्रिक पॉइंट एग्जाम के लिए किस बात का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स की ही परचेज को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अगर सवाल वाला हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दे कि हमने कोई कैपिटल गुड खरीदा है, जैसे कोई मशीन खरीद ली है, तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कैपिटल गुड खरीदना ये यहाँ पर कंसिडर नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये कोई रॉ मटेरियल
नहीं होता है। तो जितना भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अल्टीमेटली वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जब हम सारे के सारे सेक्टर का ये वैल्यू एडेड जोड़ देते हैं तो उससे हमें मिल जाता है जीडीपी एमपी। तो अल्टीमेटली आप बेसिकली इस मेथड से जीडीपी एमपी निकाल रहे होते हो। और फिर जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करके अगर सवाल कहे नेशनल इनकम निकालो तो फिर तो आप कन्वर्जन लगा ही सकते हो। तो आप जीडीपी एमपी में डेप्रीसिएशन माइनस कर देना, एनएफआईए ऐड कर देना और एनआईटी माइनस कर देना, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह होता है हमारा एक और दूसरा मेथड जिसका नाम है इनकम मेथड। यानी कि इनकम मेथड से भी हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड बहुत ही सिंपल, स्वीट, सोबर सा मेथड है। ये कहता है कि डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए आप सीधी सीधी तीन इनकम्स को ले लो, यानी तीन कंपोनेंट्स को ले लो। तो हम पूछते हैं क्या? एक तो वो कहता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर वो एक कहता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर वो कहता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हम उससे पूछते हैं कि भाई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या मतलब हुआ? तो वो कहता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी वेजेस एंड सैलरीज कैश में दे रहा है तो वो ले लो। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी वेजेस काइंड में दे रहा है, मतलब घर दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो ले लो। और साथ ही साथ बहुत से एम्प्लॉयर्स तो बड़े दयालु होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय के नाम का एक कंट्रीब्यूशन भी करते हैं किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर, जैसे कि पीएफ वगैरह। तो आप वो भी ले लो। तो हम इन तीन चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं, विच इज़ नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर हम उससे पूछते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? तो वो बताता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है दो चीज़ों से जुड़कर ये ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाती है। तो हम उनसे पूछते हैं वो दो चीज़ें क्या हैं? तो वो कहता है कि आपको इनकम लेनी है फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम कहते हैं ठीक है। और कहता है इनकम लेनी है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम कहते हैं ठीक है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम्स आती हैं? तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी से देखो आपको जो एक इनकम आती है वो एक तो आती है रेंट या रॉयल्टी, और दूसरी जो आपको प्रॉपर्टी से इनकम आती है वो आती है इंटरेस्ट। तो हम कहते हैं ठीक है। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या आती है? तो वो कहता है ये तो तुमने पहले ही पढ़ा था, भूल कैसे गए? प्रॉफिट्स आती है। तो मैं कहता हूँ ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट आ जाता है, रॉयल्टी आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाती है। अब प्रॉफिट की मज़ेदार बात ये होती है कि प्रॉफिट अगर कोई भी कंपनी कमाती है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट में से वो कुछ पैसा तो डिविडेंड की तरह दे देती है, उसके बाद वो कुछ पैसा सरकार को दे देती है टैक्स के रूप में, जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। और उसके बाद जितने पैसे उसके बच जाते हैं वो अपने भविष्य के लिए रख लेती है संभाल के, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मतलब प्रॉफिट के भी अपने आप के अंदर तीन सब कंपोनेंट्स हो जाते हैं: डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम अल्टीमेटली इन चीज़ों को जोड़ जाड़ कर ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये मिक्स्ड इनकम किस बला का नाम है? तो मिक्स्ड इनकम में वो कहता है कि मिक्स्ड इनकम ऐसे लोगों की इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, जो सारा काम अपना खुद ही कर रहे होते हैं। उनकी लैंड भी अपनी, तो वो रेंट भी अपने आप को देते हैं। वो लेबर भी खुद ही हैं तो वेजेस भी अपने आप को देते हैं। पैसा भी उन्होंने अपने ही लगा रखा है तो वो इंटरेस्ट भी अपने आप को देते हैं। वो एंटरप्रेन्योर भी खुद ही हैं तो प्रॉफिट भी वो खुद ही ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इनकम जो होती है वो मिक्स्ड होती है, तो इसको हम मिक्स्ड इनकम कह देते हैं। तो वो कहता है कि बस इन तीनों को ऐड कर लो तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी, यानी एनडीपीएफसी मिल जाएगा। उसको कन्वर्ट करके नेशनल इनकम निकाल लेना। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ इनकम मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तीसरा और आखिरी मेथड होता है नेशनल इनकम निकालने का, उसका नाम होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो सबसे आसान मेथड है, मतलब इसके बारे में तो अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तो भी आपको ये पहले से आता होगा।
एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, बस 4 खर्चे जोड़ लो। तो हम पूछते हैं 4 खर्चे कौन से जोड़ने हैं? तो वो कहता है एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं आपके और मेरी तरह, हम जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह खरीदते हैं, वो सारे खर्चे जोड़ लो। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी तरह सरकार भी कुछ अपने कंजम्पशन पर खर्चा करती है। सरकार भी तो सैलरी देती है ना अपने एम्प्लॉय को, वो खर्चा करती है। सरकार भी गुड्स और सर्विसेज खरीदती है तो खर्चा करती है, वो सब जोड़ लो। फिर वो कहता है देश में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वो सारा खर्चा जोड़ लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम पूछते हैं भाई देश में जो खर्चा हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर, वो क्या मतलब है? तो वो हमें समझाता है कि देखो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी देश में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो दो तरह की होती है। तो हम पूछते हैं कौन सी दो तरह की? तो वो कहता है एक तो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी एक इन्वेस्टमेंट तो होती है फिक्स्ड, मतलब जो लंबे समय तक चलती है। और दूसरी हम पूछते हैं कौन सी होती है? तो दूसरी वो कहता है दूसरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टॉक वगैरह खरीद लिया, बेच दिया, सामान, गुड्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट देश के अंदर दो प्रकार की होती हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर हम पूछते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कुछ है, मतलब इसमें क्या बातें हो सकती हैं? तो वो हमें समझाता है कि देखो हमारे कोर्स के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि या तो कोई रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होंगी। हम कहते हैं अच्छा। फिर वो कहता है या फिर जैसे सरकार कहीं पर रोड बना रही है, या सरकार ने कहीं पर ब्रिज बनाया, या सरकार इस तरह से जो इन्वेस्ट करती है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो हो सकती है। हम कहते हैं अच्छा। या फिर वो कह रहे हैं भाई जैसे मुकेश अंबानी साहब हैं, उन्होंने कोई मशीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, या रतन टाटा साहब ने अपनी कंपनी के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स खरीद लिए, यानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो सारी भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो कहता है कि हमारे कोर्स में बस यही 3 इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हम कहते हैं ठीक है। फिर हम पूछते हैं कि ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? तो वो कहता है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया तो था, भूल गए इतनी जल्दी? चेंज इन स्टॉक को ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बस ये हो गया देश में इन्वेस्टमेंट का खर्चा, GDCF। फिर मैं कहता हूँ और भी कोई खर्चा बचा है क्या? वो कहता है हाँ एक खर्चा और जोड़ना है आपको। वो कहता है नेट एक्सपोर्ट्स। मैं कहता हूँ नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? वो कहता है नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जितना भी हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी निर्यात कर रहे हैं, और जितना भी सामान हम इम्पोर्ट कर रहे हैं यानी आयात कर रहे हैं, तो निर्यात में से आयात की वैल्यू को घटा देंगे, यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसको बोल देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना, देख लो खत्म हो गया, सिंपल सा। 4 खर्चे जोड़ने हैं, PFCE, GFCE, GDCF और नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, अब इसमें सवाल वाला आपके साथ चालाकी कैसे कर सकता है? वो आपको हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दे, तो हम GDCF निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। हो सकता है सवाल वाला आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दे, तो हम GDCF निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे। और हो सकता है सवाल वाला आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दे, तो हम GDCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डेप्रीसिएशन भी जोड़ देंगे और हम चेंज इन स्टॉक भी जोड़ देंगे। तो सवाल वाले की ये ओछी हरकतें हमें परेशान नहीं कर सकती, हम तीनों में से कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर GDCF निकाल ही लेंगे, और उसके बाद बस चारों खर्चे जोड़ देंगे। चारों खर्चे जोड़ते ही मेरा GDP MP आ जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करके नेशनल इनकम आ जाएगी। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब इसमें बताओ कि यस, याद आ गया पूरा अच्छे से? ओके, चलो वेरी वेरी गुड। तो देख रहे हो कितना छोटा है, जब रिवाइज करने आते हैं तो कितना छोटा लगता है। तो बस सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। और चलो ठीक है, अब आते हैं इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक पर, बेसिकली जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, वो है GDP एंड वेलफेयर। GDP एंड वेलफेयर का मतलब ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि अगर जिस देश का GDP बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उस देश में
वेलफेयर भी बढ़ रहा है, हम ये मान लेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, यानी कि अगर किसी को वेलफेयर के बारे में पता लगाना हो तो उस कंट्री का जीडीपी देख लो, है ना। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी कि वी कंसिडर जीडीपी एज ए लिमिटेशन, कि उसको हम एक वेलफेयर के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करें। तो अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे क्या कारण है कि नहीं, जीडीपी को नहीं देखना चाहिए, वेलफेयर को देखने के लिए क्यों नहीं देखना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई देखो, क्या पता जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो। तो सामने वाला पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन खराब होने का क्या मतलब। तो मैं उसे समझाता हूँ कि देखो, मैं आपको आज से 10 साल पहले की कहानी बताता हूँ। तब हम 100 डब्बे बनाते थे और आज हम 200 डब्बे बनाते हैं। तो बोलो जीडीपी बढ़ गया। तो वो कहता है हाँ, जीडीपी बढ़ गया, डबल हो गया। फिर मैं उसको कहता हूँ कि अब मैं तुम्हें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। जब हम 2010 में 100 डब्बे बनाते थे तो हम रिच लोगों को 20 देते थे और गरीबों को 80 देते थे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन आज जब हम 200 डब्बे बनाते हैं तो आज हम अमीरों को 199 देते हैं और गरीब को मरने के लिए छोड़ देते हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही डब्बा बनाते हैं। ये हमारा आज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर मेरी तो बच्चों आंखों में आंसू आ गए। यानी कि क्या इसे कोई वेलफेयर कह सकता है? बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो खाली जीडीपी का बढ़ जाना ही वेलफेयर नहीं है। जीडीपी बढ़ना तो मतलब डब्बे बढ़ना हो गया, लेकिन खाली डब्बों के बढ़ जाने से वेलफेयर नहीं होता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना जरूरी है। फिर वो कहता है कोई और एग्जाम्पल भी दो। तो मैं कहता हूं कि क्या पता जीडीपी का कॉम्पोजिशन खराब हो। तो वो पूछता है कैसे। तो मैं उसको फिर से वही पुरानी कहानी रिपीट करके सुनाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ हो सकता है सन 2000 में हमने 100 डब्बे बनाए थे और आज 20 साल बाद हमने 200 डब्बे बनाए हैं। तो वो कहता है तो जीडीपी तो बढ़ गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ अब इसका कॉम्पोजिशन देखो जरा। जो हमने 100 डब्बे बनाए थे उसमें हमने लड़ाई झगड़े करने वाले वॉर गुड्स बनाए थे सिर्फ 20, और देश की आम जनता के लिए हमने कंज्यूमर गुड्स बनाए थे 80। लेकिन अगर मैं तुम्हें आज का कॉम्पोजिशन बताऊं कि हमने ये 200 डब्बों में लड़ाई झगड़े करने के लिए बनाए हैं, वॉर गुड्स बनाए हैं 199, और देश की जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है और कंज्यूमर गुड्स बनाए हैं सिर्फ मात्र एक। तो बच्चों मेरी तो आंखों में आंसू आ गए ये लिखते लिखते। तो क्या देश का वेलफेयर हुआ? डब्बे तो बढ़ गए, लेकिन क्या लोगों की भलाई हुई? देश का वेलफेयर हुआ? नहीं हुआ, कोई भी नहीं कह सकता कि हुआ। तो इसीलिए जीडीपी के बढ़ जाने से हम ये नहीं कह सकते कि देश का वेलफेयर भी हो रहा है। जीडीपी तो बढ़ गया लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हुआ। फिर वो कहता है कोई और भी एग्जाम्पल दो। मैं कहता हूँ ठीक है। मैं कहता हूँ तुमने बार्टर का नाम सुना है या तुमने नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का नाम सुना है? वो कहता है हाँ, सुना सुना तो लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि बार्टर के अंदर क्या होता है। बार्टर के अंदर एक आदमी आता है अपना एप्पल लेकर और दूसरा आदमी आता है अपनी मछली लेकर। इस आदमी को मछली मिल जाती है, ये भी खुश होकर घर जाता है। इस आदमी को एप्पल मिल जाता है, ये भी खुश होकर घर जाता है। यानी कि देश में देखो भलाई ही भलाई हो रही है। ये भी आदमी खुश, ये भी आदमी खुश। लेकिन इस नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का दुर्भाग्य ये है कि इसमें क्योंकि कोई मनी तो इन्वॉल्व है नहीं, मॉनेटरी टर्म्स तो इन्वॉल्व है नहीं, तो जीडीपी में ये सब बातें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। क्या ये बातें रिकॉर्ड हो पाएंगी जीडीपी में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी इसमें कोई मनी मनी वैल्यू है ही नहीं, कोई मॉनेटरी टर्म्स है ही नहीं। तो इसीलिए ये जीडीपी में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। तो कई बार तो उल्टा भी होता है, यानी कि वेलफेयर है पर जीडीपी में दिखाई ही नहीं देता। जीडीपी जो है वो अंडर वैल्यूएशन पर चल रहा है या अंडर एस्टिमेशन पर चल रहा है। तो हम कहते हैं कि देखो, इसीलिए खाली जीडीपी को देख के वेलफेयर के बारे में मत सोचो। हो सकता है जीडीपी में जो चीज काउंट ही ना हो रही हो वो भी लोगों की भलाई कर रही होती है। तो वो समझ जाता है। फिर भी वो कहता है एक पॉइंट और बता दो यार, क्या पता एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आए। तो हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हें एक्सटर्नलिटीज के बारे में पता है? वो कहता है नहीं, ये किस बला का नाम है, एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? तो हम उसे समझाते हैं कि देखो, एक्सटर्नलिटीज मतलब ये होता है कि
कि जिसमें कई बार इंडस्ट्री वालों को यानी प्रोड्यूसर्स को ना तो कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती, ना कई बार उन्हें कोई प्राइज मिलता, लेकिन फिर भी वो लोगों की या तो भलाई कर रहे होते हैं, उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे होते हैं, या उनको एक बुराई दे रहे होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। तो हमने इनके नाम रख दिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का उदाहरण हो गया कि भाई एक इंडस्ट्री जो है वो खूब धड़ल्ले से डब्बे पे डब्बे तो बना रही है, डब्बे 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 डब्बे, तो जीडीपी तो बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन उस इंडस्ट्री से जो भयंकर धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन की वजह से जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके फेफड़े काले हो गए हैं, उन्हें रोज रात को खांसी आती है, 2 की तो मौत भी हो गई। तो इसका मतलब इंडस्ट्री ने जीडीपी तो बढ़ा दिया, लेकिन उस जीडीपी के बढ़ने के पीछे हमने ये नहीं देखा कि जो पॉल्यूशन की वजह से लोगों को हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, जो एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या वो वेलफेयर की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए 2 लोगों की मौत सुनते ही। तो यहाँ पर क्या वेलफेयर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो खाली जीडीपी के बढ़ जाने से हम ये नहीं कह सकते कि वेलफेयर हो रहा होगा, क्या पता उसके पीछे कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो। अच्छा, कई बार उल्टा भी होता है, कई बार कुछ चीजें जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रही होती। भाई एक बड़ा अच्छा सुंदर सा पार्क बना हुआ है, उस पार्क में आप भी जाते हो सुबह मॉर्निंग वॉक पे, आपका दोस्त भी जाता है, एक अंकल भी आते हैं योगा करने, तो सबको बड़ा मजा आ रहा है पार्क में, सबको सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, सब कितने खुशहाल हैं, वेलफेयर ही वेलफेयर है चारों तरफ। लेकिन क्या इसके लिए उन्हें कोई पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं। क्या इस ये सब बातें कभी जीडीपी में रिकॉर्ड होके दिखाई देंगी? कभी भी नहीं। तो कई बार जीडीपी में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी वो समाज को कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही होती हैं या पॉजिटिव इफेक्ट दे रही होती हैं, जिनको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कह देते हैं। तो ये भी चीज़ जीडीपी में कंसिडर नहीं हो रही होती, पर ये लोगों को भलाई दे रही होती है। तो एक्सटर्नलिटी भी एक पॉइंट होता है जो जीडीपी में आपको नजर नहीं आता, चाहे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो चाहे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो। तो फिर ये चारों पॉइंट पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि इसका मतलब जीडीपी को हम इंडेक्स ऑफ वेलफेयर की तरह नहीं देख सकते, तो ये कहना गलत होगा। तो ये टॉपिक होता है आपका जीडीपी एंड वेलफेयर। तो कहानी ये थी कि सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो कवर करवा दिए। इसके अलावा कुछ स्टेप्स होते हैं नेशनल इनकम को निकालने के, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं। कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, तो वो सारी प्रैक्टिस आप अपने क्वेश्चन से कर सकते हो। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट पूरे के पूरे नेशनल इनकम यूनिट का सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, वो हमने कर लिया। सारे मेथड्स कवर हो गए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो गए। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर यही हमारा पूरा यूनिट होता है।